गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग क्या है बेटा, आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आपके केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है, उसका ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसलिए भी माना जाता है क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होगा तो आप किसी भी जो भी पीरियोडिक टेबल का कोई भी एलिमेंट है जो आपके नेचर में पाया जा रहा है, उस एलिमेंट के बारे में आप संपूर्ण जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको बेसिक क्या आना चाहिए, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएगा कि क्या उसकी वैलेंसी होगी, क्या उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या से उसके बॉन्डिंग का नेचर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और बॉन्डिंग से फर्दर हमें और उसके बारे में, मटेरियल के बारे में जानकारी पता लगेगी। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए बेटा सबसे ज़रूरी क्या है, जो कि रदरफोर्ड और बोहर ने क्या बताया था कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जा रहा है, उस न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट्स प्रेजेंट हैं। उन सर्कुलर ऑर्बिट्स में, जिसे बोहर ने स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहा, उन स्टेशनरी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, और वो इसलिए स्टेबल है क्योंकि वो जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बैलेंस है। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पाए जा रहे हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन्स क्या है, न्यूट्रल है, और न्यूक्लियस क्या है, हैवीएस्ट पार्ट है एटम का। और चूंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, आउटरमोस्ट सेल में मूव कर रहा है, ठीक उसी तरह जिस प्रकार जो है सन के चारों ओर सारे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं सर्कुलर और इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में, ठीक इसी के कोरिलेशन में हम ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स भी क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर मूव कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉन किस अवस्था में, कैसे, किस एनर्जी के लेवल्स में जो है प्रेजेंट है किसी भी एटम के अंदर। तो इसके लिए आपको पता है कि सबसे जो पहला सेल होता है, जो न्यूक्लियस के सबसे बाहरी, सबसे नज़दीक होता है, उसको बोलते हैं के सेल। उसके बाद एल सेल, उसके बाद एम, और उसके बाद एन, ऐसे ये जो है बढ़ते जाते हैं। अब बात आती है कि जो न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक है, जो मेरा के सेल है, इसकी ऊर्जा क्या होती है, सबसे कम होती है, क्योंकि ये सबसे स्टेबल होता है। और जैसे ही हम न्यूक्लियस से दूर चल जाते जाते हैं, इसकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो अफबाउ ने यही कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में क्या करेंगे, फिल होंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट्स और सेल। तो हम क्या देखते हैं कि के सेल में, जो कि वनस ऑर्बिटल इसके अंदर होता है, इसकी अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की सीमा 2 इलेक्ट्रॉन की है। एल सेल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉनों की है, एम सेल में 18 इलेक्ट्रॉन की, और एन सेल की जो है 32 इलेक्ट्रॉनों की है। तो के सेल में 1s है, एल सेल में 2s और 2p6, 2s2 2p6, एम सेल में 3s 3p और 3d है, और ठीक इसी तरह एन सेल में 4s 4p 4d और 4f। और आपको पता है एस में, एस ऑर्बिटल में 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं, p में 6, d में 10, और f में क्या होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन जो है मैक्सिमम ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो बात आती है कि इनको किस ऑर्डर में भरना है। तो अफबाउ ने क्या किया है, एक शॉर्ट तरीका दिया था कि कैसे आप इन इलेक्ट्रॉन्स को जो है फिल कर सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी तरीके को जो है ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे कि क्या तरीका हो सकता है हमारे इस इलेक्ट्रॉन फिलिंग का। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे ऑर्डर में 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s लिख लिया। ठीक इसी तरह 2p 3p 4p 5p 6p 3d, क्योंकि d स्टार्ट 3 से होता है, t स्टार्ट 2 से होता है, क्योंकि हर एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के सापेक्ष अजीमुथल क्वांटम नंबर होते हैं। n=1 के लिए सिर्फ l=0 होता है, और n=2 के लिए l की वैल्यू 0 और 1 होती है। n=3 के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर l की वैल्यू 0 से n-1 यानी 0, 1 और 2 होती है। और 4 के लिए s, p, d, f 4 क्वांटम संख्याएं संभव है। ठीक इसी तरह हमें क्या करना है, इनको बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में हमको क्या करना है, बढ़ते जाना। 1s के बाद इलेक्ट्रॉन 2s में प्रवेश पाएगा। अगर इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन 1s में जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में जाएंगे। ठीक इसी तरह 2p 3s 3p 4s और फिर 3d। तो क्वेश्चन सबसे पहला यही आता है, बच्चे पूछते भी हैं कि सर क्यों जो है इलेक्ट्रॉन 4s में जो है पहले प्रवेश पा रहा है, जबकि 3d में इलेक्ट्रॉन जो है बाद में प्रवेश पा रहा है। तो इसका रीजन जो है सबसे बड़ा क्या है, पहले तो इसकी ऊर्जा का स्तर, 3d के ऊर्जा का स्तर क्या है, 3d के ऊर्जा का स्तर अधिक है और 4s की ऊर्जा का स्तर कम है। ये ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट से जो है अफबाउ ने बताया था, जिसको बाद में n+l रूल से उसने एक्सप्लेन भी किया था। तो n+l रूल क्या है,
तो n+l रूल ये कहता है बेटा कि अगर जिस भी कक्षक में जिसमें हमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है उसके लिए पहला नियम n+l का जो पहला पार्ट है वो ये कहता है कि जिसके भी लिए n+l का मान कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल किया जाएगा यानी पहले प्रवेश पाएगा। और यदि n+l दो कक्षाओं के लिए उप कक्षकों के लिए अगर समान होगा तो उसमें क्या होगा, जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी, जिस उप कक्षा के लिए n की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन क्या है पहले प्रवेश पाएगा। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें तो 3d और 4s में 3d के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान 3, अजीमुथल क्वांटम संख्या का मान 2, टोटल सम आएगा 5। 4s में n का मान 4, l का मान 0, टोटल वैल्यू आएगी 4। आप देख सकते हो कि n+l नियम से हम ये देख सकते हैं कि 4s के लिए n+l की वैल्यू कम है तो ये क्या किया जाएगा, पहले भरा जाएगा, जबकि 3d क्या होगा बाद में भरा जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर दोनों का मान समान आया, फॉर एग्जांपल 2p और 3s के केस में हम देखें तो यहाँ n की वैल्यू 2 होगी, l की वैल्यू 1 होगी, टोटल वैल्यू 3 आएगी। और 3s के लिए देखें तो भी जो है n का मान 3, l का मान 0, s ऑर्बिटल के लिए l 0 होता है तो यहाँ भी वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। अब 3 आने पर l+l का मान अगर सेम है तो हम ये कैसे डिसाइड करें इलेक्ट्रॉन पहले 3s में जाएगा कि पहले 2p में जाएगा। तो इसके लिए जो इसका सेकंड सब पार्ट है वो ये कहता है कि पहले वो कक्षा भरी जाएगी जब n+l सेम होगा, जिस वो कक्षा भरी जाएगी जिसके लिए या वो कक्षक भरा जाएगा जिसके लिए वो कक्षक भरा जाएगा जिसके लिए n का मान क्या हो कम हो। तो 2p के लिए हम देख सकते हैं कि n का मान क्या है कम है और 3s के लिए n का मान अधिक है इसलिए 2p पहले भरा जाएगा। क्लियर है? तो आई होप आपको यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अफबाउ ने जो कहा कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, किसी भी एटम में के जो सेल के अंदर जो डिफरेंट सबसेल्स पाए जा रहे हैं यानी ऑर्बिटल्स पाए जा रहे हैं ऑर्बिट के अंदर, उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप किए जाएंगे। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। सपोज हमारा सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसको अगर हम फिलिंग करना शुरू करें तो चूंकि हम जानते हैं जितना एटॉमिक नंबर होता है और अगर जो है एटम न्यूट्रल है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होगी सेम होगी। अगर इसके ऊपर कोई चार्ज होता प्लस या माइनस चार्ज, सपोज किसी मेटल के ऊपर प्लस या माइनस चार्ज होता है तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके एटॉमिक नंबर से प्लस या माइनस उतने ही कर दिए जाते हैं जितना आवेश उसके ऊपर उपस्थित होता है। अगर प्लस चार्ज होगा तो घटा देंगे और अगर माइनस चार्ज होगा तो जोड़ देंगे, क्योंकि प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन उस एटम ने क्या किया है प्रदान किया है, इलेक्ट्रॉनों की तुलना में उसका प्रोटॉन की संख्या क्या है अधिक है इसलिए उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। सपोज सोडियम प्लस के लिए देखें तो 11 उसके अंदर प्रोटॉन है जिसके ऊपर +1 चार्ज होगा और 10 उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे जिस पे -1 चार्ज है, तो इसलिए इसके ऊपर ओवरऑल क्या होगा +1 चार्ज आएगा। ठीक इसी तरह अब अगर हम आगे देखें तो अगर हमें क्रोमियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़े तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जहाँ पे क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे हैं तो वही बात यहाँ पे सामने आती है कि इसका Z कितना है, तो सबसे पहले Z इसका यानी एटॉमिक नंबर है 24, यानी अगर ये न्यूट्रल होता है तो कुल 24 इलेक्ट्रॉन्स हमें क्या करने हैं फिल करने हैं। हम फिल करेंगे अफबाउ के अकॉर्डिंग 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। क्यों 4s2 3d4 नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से जो d सबसेल है वो हाफ फिल्ड हो जाएगा, यानी इसके प्रत्येक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन क्या है पहुंच जाएंगे। और ये फिलिंग जो है पहले हाफ स्पिन में की जाती है, उसके बाद स्पिन पेयरिंग की जाती है। पहले अल्फा स्पिन भरेगा, अल्फा यानी प्लस हाफ स्पिन, बीटा यानी कि माइनस हाफ स्पिन। तो प्लस हाफ स्पिन पहले इसलिए भर रहे हैं क्योंकि हुंड रूल ने क्या कहा था कि पहले हमें इलेक्ट्रॉन को अगर सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल है तो उसमें पहले हम क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनों को पहले हाफ स्पिन में भरेंगे, उसके बाद इसकी पेयरिंग शुरू करेंगे। ऐसा करने से इनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी। और हुंड रूल यही कहता है, ये हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी यही कहती है कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग आपको उसी फैशन में करनी है जिस फैशन में करने से उनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आए हमेशा मैक्सिमम आए। तो हम यहाँ पर एक्सेप्शनली क्रोमियम में ये 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाएगा
3D5 में चला जाएगा। और चूंकि यहाँ पर क्रोमियम 3+ का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो 3+ इसका मतलब 3 इसका इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से लूज किया? पहले 4s के इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे, 3D के इलेक्ट्रॉन बाद में जाएंगे। भरा भी पहले 4s जाएगा और लूज भी जब करना होगा तो पहले 4s से ही लूज होगा। क्यों? क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि न्यूक्लियस से यंग सेल जिसका मुख्य क्वांटम संख्या का मान 4 है, इसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान 4 है। ये बाह्यतम कोष है, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन 4s यहाँ 4s में इलेक्ट्रॉन पहले भर जा रहा है, 3D में इलेक्ट्रॉन बाद में भर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन पहले लूज होगा क्योंकि ये न्यूक्लियस से सबसे वीकली बाउंड है। न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, इससे ये क्या है, सबसे मैक्सिमम दूरी पर है। और जैसे जैसे हम इसके पास आते जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा और एनर्जी उतनी स्टेबलाइज होती जाएगी। फिर इलेक्ट्रॉन को जो लूज करने की टेंडेंसी है, जो इलेक्ट्रॉन को प्रदान करने की जो टेंडेंसी है, वो क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। इसीलिए जो है क्या होगा, इलेक्ट्रॉन 4s से पहले जाएगा, उसके बाद 3D से जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन 3D से जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन 4s से जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन 3D से जाएंगे, जिसके फलस्वरूप इसमें कुल टोटल कितने 3 कॉन्फ़िगरेशन आएगा, जो कि हम देख सकते हैं। और अभी मैंने कहा ये जो है इस कॉन्फ़िगरेशन में होंगे, ना कि इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन में। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से इनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी +½ -½ 0 हो गया, +½ ये टोटल +½ आएगा और इस केस में +3/2 आएगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो है प्रीफर किया जाएगा, ना कि इसको हम प्रीफर करेंगे। अब बात यह आती है कि अगर इसी में एक क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछ लिया जाए बेटा कि क्रोमियम 3+ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताइए, कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो ये आप कैसे गणना करेंगे? आप देखेंगे कि कहाँ फुलफिल्ड नहीं हुआ है, यानी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी अधिकतम सीमा यहाँ कोई भी अनपेयर्ड नहीं है। 2p6 की अधिकतम सीमा यहाँ भी कोई अनपेयर्ड नहीं है। 3s भी अधिकतम सीमा पे जो है उपस्थित है। 3p में भी है, लेकिन 3d की अधिकतम सीमा कितने इलेक्ट्रॉनों की होती है? 10 इलेक्ट्रॉनों की होती है। तो यहाँ पर हम जो है कॉन्फ़िगरेशन इसको फिलअप करके देखेंगे और फिलअप करने से हमें पता लगा है होम रूल के कि यहाँ क्या है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को अगर कोई पूछ दे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जो है 3। इनकी संख्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, 3 है। तो ऐसे आप किसी भी दिए गए पूरे पीरियोडिक टेबल का कोई भी एलिमेंट आपको दे दिया जाए और उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको पता रहे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। चाहे वह तत्व s ब्लॉक का हो, चाहे p ब्लॉक का हो, चाहे d ब्लॉक का हो, चाहे f ब्लॉक का हो। अब ये ब्लॉक में इसलिए रहते हैं क्योंकि s ब्लॉक का तत्व इसलिए s ब्लॉक में होता है क्योंकि उसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाता है, s उपकक्षा में जाता है। डी ब्लॉक का कोई तत्व जैसे क्रोमियम डी ब्लॉक का तत्व है, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है, डी उपकक्षक में जा रहा है, डी सबसेल में जा रहा है, इसलिए ये किसका तत्व है, डी ब्लॉक का तत्व है। इसीलिए मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, सबसे जरूरी कंपोनेंट है आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में समझने के लिए। किसी की भी अगर प्रॉपर्टी को आपको समझना है तो पहले उसमें देखना पड़ेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स निहित हैं और उनमें से कितने अनपेयर्ड है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा तो वो मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा, यानी चुंबकीय कैरेक्टर शो करेगा, और इसी के बेसिस पर हम इसकी जो है प्रॉपर्टीज को रीड कर सकते हैं। ठीक इसी तरह एक और एग्जांपल लेके मैं इस लेक्चर को ख़त्म करूंगा। तो एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे और देखते हैं इसको समझने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, कि अफबाउ प्रिंसिपल और n+l रूल के अकॉर्डिंग किसी भी दिए गए एटम के लिए हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो सपोज एक और क्रोमियम की तरह ही कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो कॉपर 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि हमें सीखना हो तो कैसे सीखेंगे, बिकॉज ये कॉपर और क्रोमियम ही एक्सेप्शनली फिल किए जाते हैं, बाकी सबका कॉन्फ़िगरेशन में जनरली कोई एक्सेप्शन नहीं होता, लेकिन कॉपर, क्रोमियम, सिल्वर और प्लैटिनम इन सब के कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन होता है, क्योंकि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के जस्ट नियरर होते हैं। इसीलिए या डी सबसेल इनका जो है हाफ फील्ड या फुल फील्ड स्टेबिलिटी अटेन करता है, तब ये इस तरह के एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। तो कॉपर
का 2+ का कॉन्फ़िगरेशन समझने के लिए पहले कॉपर का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29 और कॉपर की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें बेटा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। फिर से वही चीज आ रही है, 4s का एक इलेक्ट्रॉन 4s2 का लिख के 4s का एक इलेक्ट्रॉन हमने कहाँ जंप करा दिया, 3d में जंप करा दिया। एक्चुअल में होना चाहिए था 4s2 3d9, बट ये ना लिख के मैं क्या लिखूंगा 4s1 3d10 लिखूंगा, क्योंकि ऐसा करने से जो d ऑर्बिटल है वो फुल्ली फिल्ड हो जाएगा। फुल्ली फिल्ड हो जाएगा यानी कि प्रत्येक कक्षक में दो दो इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो जाएंगे, प्रत्येक d ऑर्बिटल में क्या हो जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो कॉपर 2+ यानी कि दो इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो एक इलेक्ट्रॉन एज यूजुअल कहां से लूज होगा बेटा, 4s से होगा, और एक इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, 3d से जाएगा। तो फाइनली इसका कॉन्फ़िगरेशन जो कि मेरा आंसर होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद आएगा मेरा 3d9। ये इसका करेक्ट आंसर है। आई होप यू विल लाइक दिस, आपको अच्छा लगा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ के। आगे भी हम लोग जो है ऐसे ही किसी एटॉमिक स्ट्रक्चर या केमिस्ट्री के किसी अन्य टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।